तो देखो कल जो टॉपिक था हमारा वो चल रहा था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद हमने बताया नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और जो नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन है ये हमने कम्प्लीटली समझ चुके थे कल, बस एग्जाम्पल्स रह गए थे। तो आज हम एग्जाम्पल थोड़ा डिस्कस कर दें कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इसके एग्जाम्पल्स रह गए हैं। मतलब कि अब हम उन सॉल्यूशंस की लिस्ट लिखने वाले हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये तुम्हें देखना है, रट लेने हैं, बिकॉज एग्जाम में अगर आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि अगर H2O और HCl का एग्जाम्पल, हाँ तो पहला जो एग्जाम्पल है वो H2O प्लस CH3OH मीन्स एल्कोहल है, CH3OH और वाटर मीन्स एल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, जो हम नॉर्मली देखते हैं एल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन, वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन सभी हैं जो भी हमें दिख रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, वो सभी कैसे हैं, नॉन आइडियल। कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो आइडियल हो। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो सब है। अब हमें ये समझना है पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन से सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, कौन कौन से नेगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो एग्जांपल हैं वो क्या हैं कि वाटर और एल्कोहल, ये मीथेनॉल है, मतलब एक कार्बन वाला एल्कोहल। दूसरा एग्जांपल है वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल C2H5OH, ठीक है। थर्ड एग्जांपल अगर हम लें तो CH3COCH3, ये तो कीटोन हो गया अपना, और कीटोन के साथ अपना अगर कर दें इथाइल एल्कोहल C2H5OH, तो ये भी एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जो NCERT में है तुम्हारे एग्जाम्पल वो हम सभी लिखे दे रहे। अगर आ गया बाई चांस तो CH3COCH3 प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड से बोलते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे उनकी। नेक्स्ट है CCl4 प्लस टोल्यूइन, मतलब अगर टोल्यूइन और CCl4 का आप सॉल्यूशन बनाएं तो वो हमेशा कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट है CCl4 एंड CHCl3, ठीक है। नेक्स्ट है कीटोन और बेंजीन C6H6। तो ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये पॉजिटिव डेविएशन सभी शो करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये एग्जाम्पल्स हैं सभी, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो उनके एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो जनरली जो एसिड होते हैं, एसिड और वाटर के जो सॉल्यूशन होते हैं जनरली वो सभी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जैसे H2O प्लस HCl का अगर सॉल्यूशन हम बनाएं तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। सेकंड, अगर हम H2O का HNO3 के साथ सॉल्यूशन बनाएं तो ये भी क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। H2O के साथ HI का बनाएं, HI हमारा एसिड है, जैसे HCl एसिड है, H के साथ क्लोरीन लगा दिया, हेलोजन है क्लोरीन, तो HCl एसिड हो गया। H के साथ अगर I वाला हेलोजन लगा दें, I भी तो हेलोजन है, तो ये भी एक एसिड है। अब नेक्स्ट है कि अगर H2O के साथ H2SO4, तो ये सभी तुम देख पा रहे हैं कि वाटर और एसिड के जो जितने भी सॉल्यूशन है, वाटर एंड एसिड के सॉल्यूशन, वो सभी कैसे हैं, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। और यहाँ पर हम मोटे तौर पे अगर देखें वाटर और एल्कोहल के जो सॉल्यूशन होते हैं, वाटर और एल्कोहल के, वो सभी क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो। तो ये हम मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि एल्कोहल वाटर के सभी सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे एंड एल्कोहल और एसिड के सभी सॉल्यूशन, वो वाटर एंड एसिड के सभी सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इसका ये है कि H2O के साथ अगर हम फॉर्मिक एसिड लगा दें HCOOH, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर हम वाटर के साथ एसिटिक एसिड लगा दें, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो ये भी क्या होगा अपना, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं कि ये हो गए हैं आपके पॉजिटिव डेविएशन के और ये हो गए नेगेटिव डेविएशन के। ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ बताएं, ये इतना नोट करो। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। दो बेसिक टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो हम जो आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक नया टॉपिक हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, एजियोट्रॉप्स। ये एक नया टॉपिक है बिल्कुल। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें
कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। तो पहले हम वो बातें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि जो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस टॉपिक में बीच में आएंगी। तो बीच में आएंगी तो टॉपिक को रोक के बताने से अच्छा है कि हम उन्हें पहले ही डिस्कस कर लें। पहले हम वो बातें डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि हम क्या करने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं कि हम कंपोजिशन निकालेंगे। हम एक नई बात बता रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड फेज। देखो कंपोजिशन का मतलब यहाँ क्या है, कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन से। किससे है? मोल फ्रैक्शन से। मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। किसकी? कंपोनेंट्स की। ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स। और सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? केवल 2, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स की लिक्विड फेज में। इसका मतलब क्या हुआ लिक्विड फेज का? इसका मतलब समझो, जैसे हमारा ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स हमारे ए एंड बी, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखना क्या होगा कि सॉल्यूशन हमारा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, तो यानी कि ये कंपोनेंट्स अभी इस लिक्विड में प्रेजेंट हैं। तो इन कंपोनेंट्स की अगर हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, मतलब एक्स ए एंड एक्स बी, तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड फेज। ये फेज कैसा है? लिक्विड ही तो है। तो इस फेज में अगर हम इन कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन लिक्विड फेज। अब देखना क्या हुआ कि अगर हम इसे हीट करें, इस सॉल्यूशन को अगर हम हीट करते जाएं, इस सॉल्यूशन को अगर हम हीट करें तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन की वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगी, होंगी, वेपर बनेगी। तो क्या होगा कि ये जो तुम्हारा लिक्विड था, इस लिक्विड में ए और बी दोनों चीज़ें प्रेजेंट थी। जब हमने इसे हीट किया तो ये वेपर में कन्वर्ट होगी। अब इस वेपर में जो प्रेजेंट है कंपोनेंट, वो भी तो ए और बी ही तो होगा। ए और बी ही तो एवेपोरेट होके वेपर में कन्वर्ट हो गया। इधर देखो निखिल, ए और बी जो लिक्विड में था, हमने उसे हीट कर दिया तो वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। मतलब वेपर में भी तुम्हारे 2 ही कंपोनेंट्स अभी भी हैं, ए और बी। बस अंतर ये है कि लिक्विड फेज में ए और बी की कंपोजिशन कुछ अलग होगी, मतलब इनका अमाउंट यहाँ पर कुछ अलग होगा और इनका अमाउंट वेपर्स में कुछ अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसमें मान लो कि तुम्हारे पास 10 लीटर था ए और बी दोनों मिला के। अब इसे हीट किया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो ऊपर वेपर में जो कन्वर्ट हुआ इसका पोर्शन वो पूरा टोटल 3 लीटर है। तो अब यहाँ पे कंपोजिशन 10 लीटर है, यहाँ 3 लीटर है, डिफरेंट है कंपोजिशन। लेकिन इन दोनों कंपोजिशन को हम अलग अलग ट्रीट करेंगे। ये वाली जो कंपोजिशन है इसे हम बोलेंगे कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, और ये जो कंपोजिशन होगी ये किस में होगी? वेपर फेज में। तो हम ये तो निकालना जानते हैं कि कंपोजिशन इन लिक्विड फेज कैसे निकाला जाता है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकाला जाता है। सीधा सा फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन बी का, कि मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, ऐसे तो निकालते थे लिक्विड फेज में। और बी की कंपोजिशन कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। तो ये तो हमने निकाल ली कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। अब कंपोजिशन हमें निकालनी है किसकी? ए एंड बी की वेपर फेज में। तो ये चीज ध्यान से समझना, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज तो ये है तुम्हारी। अब दूसरी चीज हम क्या निकालेंगे? कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। मतलब वेपर में जो कन्वर्ट हो गया है हमारा कंपोनेंट, उसमें कंपोनेंट की क्या कंपोजिशन है, अब हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि वेपर्स में जो ए एंड बी का अमाउंट है, इसका मोल फ्रैक्शन अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या करेंगे? एक्स ए, लेकिन अब यहाँ पे हम एक्स ए से डिनोट नहीं करते, यहाँ हम बाई ए से डिनोट करेंगे, बाई ए और बाई बी, क्योंकि ये अलग फेज हो गया ना। लिक्विड फेज को हम एक्स ए से, ये हमने मान लिया है मतलब डिनोशन। बाई ए बाई बी हम इसमें करेंगे। तो बाई ए और बाई बी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे एन ए अपॉन एन टोटल वाला, मतलब मोल्स अपॉन मोल्स टोटल, ऐसे नहीं निकलता है। वेपर फेज में अगर हमें कंपोजिशन निकालनी है, यानी कि वेपर फेज में अगर हमें कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। जैसे हमें ए की निकालनी है तो ए के लिए हम ये करेंगे कि प्रेशर ऑफ ए पी नॉट ए, मतलब ए का प्योर वेपर प्रेशर। नॉट हम प्योर कोई तो रिप्रेजेंट करते थे, नॉट क्या होता था? प्योर वेपर प्रेशर। तो ए जो है कंपोनेंट, इसका प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। मतलब अगर हमें कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में, तो हमें किस किस चीज की जरूरत है? हमें एक तो जरूरत है ए का प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है,
और ए की मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और पी टोटल क्या है, पी टोटल ये जो सॉल्यूशन है पूरा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इस पूरे सॉल्यूशन का भी तो कोई वेपर प्रेशर होगा, समझ रहे। यहाँ पे दो टाइप के वेपर प्रेशर होंगे, एक तो प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर जिन्हें हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक पूरे ही वेपर प्रेशर जिसे हम पीएस या पीटी से रिप्रेजेंट करते थे, याद है रिलेटिव लोअरिंग जब पढ़ाई थी। तो ये वही है पीटी या पीएस, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब दोनों कंपोनेंट्स मिला दिए, तो उसी से हमें डिवाइड करना है। तो ये तीन चीजें अगर हमें पता है तो हम वेपर फेज में कंपोजिशन निकाल सकते हैं कंपोनेंट्स की। अगर बाई बी की निकालनी है तो हमें बाई का पी नॉट भी पता होना चाहिए इंटू एक्स बी अपॉन पी टोटल। तो ये फॉर्मूला है किसका, वेपर फेज में कंपोजिशन निकालने के लिए। तो पहली बात तो हमें ये बतानी थी, वो हमने बता ली। इससे पहले नोट करो, फिर दूसरी बात बताएंगे। देखो अब हमारा ये क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी आर मिक्स्ड, कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर if P naught A is equal to 20 torr and P naught B is equal to 80 torr, and also find out the mole fraction of A and B in vapor phase, A and B in vapor phase। तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, मींस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दूसरा हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट्स के लिए। तो इसे हम देख रहे हैं, ठीक है। हाँ तो देखो टोटल वेपर प्रेशर अगर हमें निकालना है तो सीधा से हम राउल्ट्स लॉ लगाएं। मींस इसमें क्या है कि एक सॉल्यूशन है, ए और बी दो प्रेजेंट हैं, इसके लिए अलग होगा राउल्ट्स लॉ, इसके लिए अलग लगाएं, इसके लिए अलग लगाएं, और दोनों का जो प्रेशर होगा वही टोटल प्रेशर होगा। तो पी टी इज इक्वल टू ऐसे हम लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हमने लिख लिया। अब पी नॉट ए की वैल्यू जो हमें दी गई है वो है 20 टॉर। उससे पहले हमें एक्स ए और एक्स बी निकालना पड़ेगा। तो एक्स ए अगर हम निकालें तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए कितना है 1 और टोटल मोल्स कितने हैं 2। अब एक्स बी अगर निकालें तो ये भी आ जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि दोनों के 1.2 1/2 तो 20 इंटू एक्स ए हमारे पास है 1/2 प्लस 80 इंटू एक्स बी हमारे पास है 1/2। ऐसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 प्लस 40 यानी कि पी टी हमारे पास कितना आ गया 50 टॉर। तो ये तो हमने निकाल लिया टोटल वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। पहला काम हमारा हो गया। अब दूसरा काम हमारा ये है कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है वेपर फेज में। तो अगर हम बाई ए निकालें मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, तो इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टी, ठीक है। तो ये हम सीधा लगाएं, पी नॉट ए हमारे पास कितना है 20 टॉर और एक्स ए हमने निकाला 1/2 और पी टी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है 50। तो ये आ गया 10/50 यानी कि 1/5। ये तो आ गया मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ कंपोनेंट ए। अब कंपोनेंट बी के लिए अगर हम निकालें तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी टोटल, पी नॉट बी है 80, एक्स बी है 1/2 अपॉन पी टोटल है 50 यानी कि 40/50 यानी कि 4/5। और हम ये जानते हैं मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 के बराबर होता है। 1/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 1। तो मैं इसे ऐसे ना करके 1 माइनस ये कर देते तब भी आ जाता, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा सभी का मोल फ्रैक्शन ऐड करने पर। तो ये क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट है इसमें? इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, सीधे लगा दो पीटी को दोनों। हाँ तो पहली बात हमने समझ गई कि वेपर प्रेशर वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात हमारी ये है कि हम कर्व जानते थे, कर्व ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, एक्स लिख दे रहे मोल फ्रैक्शन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। इसका कर्व हमने क्या देखा था, हमने इसका कर्व यही तो देखा था कि अगर हम इस एक्सिस पे प्रेशर ले लें वेपर प्रेशर और इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ले लें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट और टोटल वेपर प्रेशर का जो कर्व होता है, मतलब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर अलग होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अलग होगा और टोटल वेपर प्रेशर अलग होगा। तो देखना सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर और नहीं हमने उल्टा बना दिया, ये तो है हमारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है हमेशा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट से। किस लिए ज़्यादा होता है? क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होता तो ज़्यादा वेपर बनेंगे। समझ गए, हर चीज़ का रीज़न पता है तुम्हें। ये हमारा सॉल्वेंट का, ये है सॉल्यूट का, ठीक है वेपर प्रेशर। और इन दोनों लाइंस को मिलाएं तो ये क्या है पी टोटल, ये है हमारे सॉल्वेंट का, ये है सॉल्यूट का। तो ये जो है कर्व ये प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में है, ये बात क्लियर है। अब हम देखो क्यों हमने ये बताया, अब हम क्या बताएंगे, अब हम बताएंगे कर्व अब हम बताएंगे बिटवीन,
अब जो कर्व हम बताने वाले हैं वो बताएंगे टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। किसके बीच में? टेम्परेचर, मतलब इस एक्सेस पर टेम्परेचर होगा और इस एक्सेस पर मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है। एक बात हमें पता थी कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो बात पता थी, इनवर्सली थी कि डायरेक्टली थी? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन था। क्या था? डायरेक्ट रिलेशन था। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो ना, जो हम कर्व बताने वाले हैं ये तो हमें पता है, ये कर्व था वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये किसके लिए है? आइडियल। तो ये समझे। अब हम कर्व बताएंगे कर्व ऑफ किसके बीच में? बॉइलिंग पॉइंट एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। किसके बीच में? बॉइलिंग पॉइंट एंड मोल फ्रैक्शन। तो इस पे तो हम इस एक्सेस पर लेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और इस तरफ हम लेंगे मोल फ्रैक्शन। एक बात हमें पता है कि वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता था। इनवर्स रिलेशन था बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में। ये बात क्लियर है? वेपर प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, तभी वो आ गया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, इसका हम कर्व बना रहे। तो देखना, इधर वेपर प्रेशर था, मोल फ्रैक्शन तो हमारी कांस्टेंट है। इधर वेपर प्रेशर था तो क्या था? सॉल्वेंट का ऊपर था और सॉल्यूट का नीचे था। अब यही कर्व अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के केस में यहाँ बनाएंगे तो ठीक जस्ट इसका उल्टा बनेगा, क्योंकि ये उल्टा रिलेशन है इनमें। तो यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट के लिए पॉइंट मैक्सिमम था, अब वो सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट के केस में मिनिमम हो जाएगा। और जो सॉल्यूट का था, ठीक है, जो सॉल्यूट का था इतना मिनिमम नहीं होगा, सॉल्यूट का था वो ऊपर हो जाएगा, मतलब जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। तो इसका जब हम कर्व बनाएंगे तो इसका कर्व ऐसा बनेगा, देखना ध्यान से। ये तो है हमारे सॉल्वेंट का हिस्सा और ये है सॉल्यूट का। ठीक है, ये कर्व बनना है, ये चीज़ समझे? ठीक उल्टा बन गया कर्व। इससे केवल देखो इतने पोर्शन को, ये देखो केवल ये इस तरह से रखी है, ये लाइन के फॉर्म में इस तरह से रखी है, इसी को घुमा के रख दिया ऐसे। ये देखो नीचे का पोर्शन मत देखो, केवल ये देखो इधर ऊपर है और इधर नीचे है। अब यहाँ पे इधर नीचे है, इधर ऊपर है, समझे? तो ठीक उल्टा बनना है क्योंकि रिलेशन उल्टा है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन के बीच में कर्व है। और यहाँ से तुम एक चीज़ देख पा रहे हो, एक चीज़ तुम ये देख पा रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट मोल फ्रैक्शन चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता। देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इतनी थी तब बॉइलिंग पॉइंट ये था, मोल फ्रैक्शन जब इतनी आई तो बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, फिर जब मोल फ्रैक्शन ये आई तो बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। सीधी लाइन जब डालें तो यहीं से पॉइंट पर पता चलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन आपस में डिपेंडेंट है कि नहीं, यहाँ से ये बात क्लियर हो रही। यही बात हम तुम्हें बस बताना चाह रहे हैं। इस कर्व को बताने का मेरा मतलब जो है वो यही है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑल्सो अपॉन मोल फ्रैक्शन। बात क्लियर हुई? इसे नोट करो। अब हम आए एजियोट्रॉप्स पर। तो देखो एजियोट्रॉप्स के बारे में अगर हम बताएं तो एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन ये है कि एट पर्टिकुलर कंपोजिशन इफ कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ लिक्विड मींस लिक्विड फेज में, इफ कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज बिकम इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, मतलब जो वेपर्स में कंपोजिशन होगी उसकी मोल फ्रैक्शन और लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन अगर बराबर हो जाती है किसी भी सॉल्यूशन की, देन द लिक्विड मिक्सचर या फिर देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉप। ये बात अब हम तुम्हें समझा रहे इस चीज़ से। देखो क्या हुआ कि जैसे हमने एक सॉल्यूशन लिया, इसे समझना आप डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। हमने एक सॉल्यूशन लिया और इसमें कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी। लिक्विड फेज में उन कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन है एक्स ए एंड एक्स बी, ये मान रहे सब। इनकी वेपर्स बनी तो वेपर फेज में हम मान रहे हैं कि कंपोजिशन है एक्स डैश ए एंड एक्स डैश बी, ठीक है, ये चीज़ समझे? अब क्या किया कि इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हम मान रहे T1 है, मतलब T1 पे ये बॉयल होना स्टार्ट हुआ और बॉयल होने के बाद वेपर्स बना दी और वेपर्स की जो कंपोजिशन है वो ये है और ये है एक्स ए एक्स बी। अब देखो क्या हुआ, अब हमने क्या किया कि ये जो वेपर्स बनी इन वेपर्स को हमने किसी भी तरीके से कंडेंस्ड करा लिया। कंडेंस मतलब कंडेंसेशन करा लिया, मीन्स ये वेपर कंडेंसेशन करा के दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर ली। तो मतलब इनकी कंपोजिशन एक्स डैश ए एंड एक्स डैश बी होगी। यही वेपर्स हमने उठा के यहाँ रख ली कंडेंस्ड करा के। ये बात समझे? अब इन्हें फिर से हमने हीट किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट T2 है मान रहे, और ये जब हीट हुई तो इससे निकलने वाली वेपर्स हमने उसकी कंपोजिशन मान ली एक्स डबल डैश ए एक्स डबल डैश बी।
अब सबसे पहली बात, क्या T1 और T2 बराबर होंगे? ये हमें कोई बताए। होंगे? T1 और T2 बराबर होंगे? मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इस कंडीशन पे, मतलब इस मोल फ्रैक्शन पर बॉइलिंग पॉइंट T1 है और इस बॉइलिंग पॉइंट पर, इस मोल फ्रैक्शन पर बॉइलिंग पॉइंट T2 है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट बराबर होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी तो हमने तुम्हें ग्राफ बताया, मोल फ्रैक्शन बढ़ रही जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा, तो मोल इस टाइम पे अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस टाइम पे अलग होगा, इस टाइम पे अलग होगा बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन, तो कभी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट बताने का मेरा मतलब बस यही, इसीलिए हमने ये बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट कभी भी सेम नहीं होंगे इनके, कि मतलब एक्स से हमने इसे यहाँ कन्वर्ट कर लिया, फिर से हीट कर रहे, तो ये नहीं होगा कि फिर से ये T1 पे हीट होने लगेगा, फिर ये T2 पे बॉयल होगा और वो T2 अलग होगा टेम्परेचर। अब क्या किया, एक्स डबल डैश बी, इन्हें हमने फिर से कंडेंस कराया है और यहाँ पर ले आए। अब समझना कहानी मेरी क्या चल रही वो समझना। ले आए कंडेंस करा के, फिर से हमने ऐसे हीट किया, तो मान लिया इस टेम्परेचर पर T3 पे अब ये फिर से बॉयल होने लगा। टेम्परेचर कंटिन्यू चेंज हो रहा बिकॉज मोल फ्रैक्शन चेंज होने से टेम्परेचर। ये T2 इस वाले के लिए था मोल फ्रैक्शन, जब एक्स डैश ए एक्स डैश बी थी। एक्स डबल डैश बी के लिए T3 अलग होगा, मोल फ्रैक्शन अलग, तो बॉइलिंग पॉइंट भी अलग, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट अलग। जब हमने ऐसे हीट किया तो आप समझना अब हम क्या बोलेंगे। जब हमने ऐसे हीट किया और ऐसा कोइंसिडेंस आ गया बाई चांस कि हमने ऐसे हीट किया, इसकी वेपर्स बनी और वेपर्स बनने के बाद जो कंपोजिशन रही वेपर फेज में वो जस्ट इक्वल हो गई लिक्विड फेज वाली कंपोजिशन के। समझिए इस बात को कि हमने ऐसे भी हीट किया, इससे वेपर्स बनी और तब हमने जब वेपर्स की कंपोजिशन निकाली तो वो कोइंसिडेंटली लिक्विड फेज की ही कंपोजिशन के जस्ट एग्जैक्ट बराबर आई। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये एक ही बार आएगी, कोई ऐसा एक ही पॉइंट होगा आपके सॉल्यूशन में जब कंपोजिशन बराबर होगी, बाकी कभी नहीं होगी। जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो इस समय अब ये जो मिक्सचर है तुम्हारा, यही तो मिक्सचर अब क्या कहा जाएगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, तो डेफिनेशन हमने यही लिखी है कि एट पर्टिकुलर कंपोजिशन इफ द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज बिकम इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज देन द लिक्विड इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और अब देखना क्या होगा, अब अगर हम इन वेपर्स को कंडेंस कराएं, ठीक है, तो ये एक्स डबल डैश ए एंड एक्स डबल डैश बी ही आएंगी। इससे अगर हम बॉयल करना स्टार्ट करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, T4। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट T3 ही होगा बिकॉज कंपोजिशन वो है एक्स डबल डैश ए एक्स डबल डैश बी और ये वाली कंपोजिशन इस टेम्परेचर पे हुई थी। अब फिर से वही ग्राफ देखो, अगर इस कंपोजिशन, इधर मोल फ्रैक्शन था, इधर बॉइलिंग पॉइंट था, इस कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट ये था, तो अब इस कंपोजिशन पे चाहे कितने बार भी आए बॉइलिंग पॉइंट यही तो रहेगा। तो सेम कंपोजिशन है एक्स डबल डैश ए एक्स डबल डैश बी, तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और इससे जो वेपर्स बनेगी वो भी फिर एक्स डबल डैश ए एक्स डबल डैश बी ही बनेगी। मतलब अब ये प्रोसेस चलती जाएगी, ऐसे फिर से हम कंडेंस्ड कराएं और कंटिन्यू यही प्रोसेस चलेगी क्योंकि कैलकुलेशन बराबर होगी, बॉइलिंग पॉइंट वही होगा, तो उतने ही वेपर्स ऊपर उठेंगी, उतना ही मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में। तो ये प्रोसेस अब कंटिन्यू चलती रहेगी कि एक्स डबल डैश ए एक्स डबल डैश बी और इधर एक्स डबल डैश ए एक्स डबल डैश बी, और बॉइलिंग पॉइंट जब तक तुम करते जाओगे तो T3 ही रहेगा। तो दूसरी बात जो हमने बोली, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स को हम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कांस्टेंट। तो एजियोट्रॉप बनने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट हो गया, इसीलिए हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। ये बात समझे, तो ये चीज़ यहाँ से समझनी थी, कोई डाउट है इसमें, तो ये सब बना लो, यही एजियोट्रॉप्स होते हैं। तो एजियोट्रॉप्स की कंडीशन केवल एक ही बार आएगी, तभी तुम्हारी कंपोजिशन बराबर होगी। अब देखो, अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, पहला होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, दूसरा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अच्छा, ये वाले जो होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, ये किस सॉल्यूशन से मिलते हैं, ये मिलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, और ये हमें मिलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन
showing positive deviation. मतलब देखो एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं, अगर हमें एजियोट्रॉप्स चाहिए, जैसे हम चाहें कि हमें एजियोट्रॉप मिल जाए, तो हम कैसे उसे निकालेंगे? वो हमें मिलेगा हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। किससे मिलेगा? मतलब कोई हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना लें, जैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हमने एग्जांपल बताया एल्कोहल और वाटर का, एल्कोहल वाटर का या HCl वाटर का, ये सब जो सॉल्यूशन है वो कैसे हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास आ जाए हैं, फिर उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन से हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना सकते हैं। कैसे हम बना सकते हैं? हीट करते चलें करते चलें करते चलें, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब कांस्टेंट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, उसी समय तुम समझ जाना, जैसे इस कंडीशन पे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आ गया, उसके बाद लगभग कांस्टेंट ही आ रहा, तो तुम समझ जाना कि हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया। तो ऐसे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बना सकते हैं। तो ये दो चीज़ों से मिलता है। अगर ये दो टाइप का होता, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। इसकी मीनिंग बताएंगे अभी, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या। जो मैक्सिमम वाले होते हैं वो हमें मिलते हैं नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, और जो मिनिमम वाले होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले हम मिनिमम वाले बता रहे हैं कि देखना कैसे मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल बस तुम्हें याद रखना है, पेपर में अगर आएगा तो ज़्यादातर ये पूछ लिया जाएगा कि एक एग्जाम्पल दो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रॉप्स का। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस वाटर। मतलब ये जो है ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और इस सॉल्यूशन से हमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मिल जाएगा। और एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे तो मिलेगा, डेफिनेशन के स्टार्टिंग में लिखा था एट पर्टिकुलर कंपोजिशन, मतलब एक पर्टिकुलर कंपोजिशन आएगी, जैसे यहाँ X AA जब आई कंपोजिशन, तभी तो एजियोट्रॉप मिलना शुरू हुआ। तो ये एजियोट्रॉप पता कब मिलेगा? जब हमारी कंपोजिशन होगी एल्कोहल की 95% और वाटर की 5%। मतलब जी जब लास्ट में ये हीट करते 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 जब ये कंपोजिशन आ जाएगी मोल फ्रैक्शन की, तब ये सॉल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा? एजियोट्रॉप्स। मतलब एंड में लगभग जाके बनेगा एजियोट्रॉप्स। तो ये इसका एग्जांपल है, समझे? दूसरा इसका एग्जांपल समझो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन वाले का। इसका है H2O एंड HNO3। मतलब ये H2O प्लस HNO3 से मिलेगा, और कंपोजिशन क्या होगी? HNO3 की कंपोजिशन हो 68% और वाटर की हो 32%। जब ये कंपोजिशन आएगी तभी ये एजियोट्रॉप बन पाएगा। ये बात क्लियर हुई? समझे ये बात? अब हम ये तुम्हें बता दें कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड कैसे आए ये आप समझना, ठीक है? तो पहले हम ये बता रहे हैं मिनिमम कैसे आया, इसे हम कर्व से बताएंगे, कर्व से ज्यादा अच्छे समझ में आता। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये, ठीक है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो सबसे पहले हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का कर्व बना रहे, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच वाला। तो इसका कर्व हमारे पास था कि सॉल्वेंट ये है, सॉल्यूट ये है, टोटल प्रेशर ये है, और पॉजिटिव डेविएशन का है, तो यानी कि पॉजिटिव डेविएशन इस तरह से शो करेगा, ठीक है? पॉजिटिव डेविएशन ऊपर की तरफ होता था। तो ये हमारा क्या है? क्या है ये? पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसका कर्व है। अब इससे देखो क्या है, इस कर्व को अगर हम बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट करें, बॉइलिंग पॉइंट वाले कर्व में, तो देखना क्या होगा। ये हमारी मोल फ्रैक्शन और इधर है बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट वाले कर्व में, तो देखना ये ऊपर है ये नीचे है, तो जस्ट ठीक इसका उल्टा बनेगा। तो यानी कि कर्व ऐसा बनेगा कि सॉल्यूट तो इधर आएगा ऊपर की तरफ और सॉल्वेंट हमारा आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि इधर सॉल्वेंट ऊपर की तरफ था तो इधर नीचे हो जाएगा जस्ट, और इधर नीचे की तरफ था तो ऊपर हो जाएगा। और कर्व देखना कैसा बनेगा, कर्व ऐसा बनेगा, ये कर्व बनना है। ये जो है ये तुम्हारा कर्व है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन का है, और वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ये है। इसमें देखो पॉइंट क्या है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे हमारे ये मोल फ्रैक्शन है, इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन देखो, ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये हमें रिप्रेजेंट करती है लिक्विड फेज को, और ऊपर वाली लाइन बताती है वेपर फेज को, मतलब गैस फेज को। इधर भी नीचे वाली लाइन लिक्विड फेज को, ऊपर वाली वेपर फेज को। तो अब इस पॉइंट पे देखो मोल फ्रैक्शन ये है, यानी कि, और इस पॉइंट पे वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों एक हो गए, ठीक है? दोनों एक हो गए और दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है, यानी कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे तुम्हारा ये सॉल्यूशन क्या बन गया, एजियोट्रॉप बन गया। मतलब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन बराबर हो गए वेपर फेज और लिक्विड फेज की, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या बन गया, एजियोट्रॉप। और एक चीज देखो, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूट का वो ये है,
वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये है, सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट ये है। इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही तो है इस पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम निकालें इधर लाइन डाल के, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये मिनिमम है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट की तुलना में, तो इसीलिए ये बढ़ आ रहा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मतलब ये जो एजियोट्रॉप इस समय बना है इस एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अब हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बना रहे हैं, तो उसके लिए नेगेटिव डेविएशन वाले कर्व से हमें मिलता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जब हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा उसी से हमें मिलेगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो सबसे पहले हम कर्व बना रहे हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो सेम कर्व है सॉल्वेंट के लिए ये, सॉल्यूट के लिए ये, टोटल प्रेशर इधर, और नेगेटिव डेविएशन का क्या हो जाएगा कि इस तरह से कर्व बनेगा, मतलब नेगेटिव डाउन नीचे आएगा। अब इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट करें तो देखना क्या होगा, ये इधर बॉइलिंग पॉइंट है, इधर मोल फ्रैक्शन है। अब देखना ये सॉल्यूट है नीचे है तो इधर ऊपर हो जाएगा, और ये सॉल्वेंट ऊपर है तो इधर हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखना कर्व हम बना रहे हैं। अब एक चीज देखो इस कर्व में, ये नीचे वाली लाइन शो कर रही है लिक्विड फेज, ऊपर वाली वेपर फेज, नीचे वाली लिक्विड फेज, ऊपर वाली वेपर फेज। इस पॉइंट पे क्या हुआ, दोनों फेज बराबर हो गए और इस फेज पे जो मोल फ्रैक्शन है वो दोनों की इक्वल है, तो यानी कि इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप यहाँ पे बन गया हमारा, ठीक है, एजियोट्रॉप हमारा यहाँ पे बन गया। अब इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है, देखो इन दोनों से ऊपर ही तो है ये बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड का मतलब समझे, और ये कर्व बहुत जरूरी है, ये है तुम्हारा जो कर्व है वो है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो दो तरह के होते हैं, अगर पेपर में आ जाए एजियोट्रॉप और टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप तो ये सब बना देना, ठीक है। और ये है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और कर्व समझिए गए, कर्व कहाँ से आए, इससे आए डायरेक्ट। एक चीज और प्रूव करे, देखो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में ठीक उल्टा रिलेशन था, तो इस केस में देखो इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तभी तो जो ऐसा ऊपर उचका हुआ है, और इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट ठीक मिनिमम है, इसी पॉइंट के जस्ट नीचे है जो पॉइंट, तभी हमने बनाया। सेम यहाँ पे इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, तो ये ठीक उल्टा रिलेशन है, इसे कर लो, फिर उसके बाद अब कल बताएंगे जो भी बताएंगे, ठीक है।